स्वागत है आपका द रीडांस ऑफ यूट्यूब चैनल में। आज हम इंडियन इंग्लिश राइटिंग में बात करेंगे नॉन फिक्शन की, और उसमें हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। सबसे पहले तो ये जान लें कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन ये दोनों प्रोज़ जॉनरा के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम प्रोज़ की बात करते हैं तो उसमें स्पेसिफाई कर दिया जाता है। जैसे एडवर्ड एल्बर्ट की किताब आप पढ़ेंगे तो उसमें नॉवेलिस्ट का अलग कॉलम मिलेगा, ड्रामेटिस्ट पोइट्स का अलग कॉलम मिलेगा, प्रोज़ राइटर का अलग मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि नॉवेल प्रोज़ फॉर्म नहीं है, लेकिन जो फ़िक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फ़िक्शन में एक्चुअली फ़िक्शन का मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली समथिंग विच इज़ कंस्ट्रक्टेड और क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। जहाँ इमेजिनेशन का पुट ज़्यादा होता है, जहाँ कल्पना ज़्यादा होती है, वो फ़िक्शन है। तो फ़िक्शन टर्म जब हम यूज़ करते हैं लिटरेचर में तो उसका सेंस तो होना चाहिए नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, ये सब इंक्लूड हो जाता है उसमें, लेकिन हेवली ज़्यादा यूज़ करते हैं फ़िक्शन वर्ड का। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी प्रोज़ राइटिंग जिसमें इमेजिनेशन ज़्यादा ना हो, फैक्ट की बातें ज़्यादा हैं या सीरियसनेस ज़्यादा है, वहाँ पर केवल स्टोरी नरेट करना नहीं है, वहाँ स्टोरी नरेट करने जैसी कोई बात नहीं है, वो होता है नॉन फिक्शन। ठीक है, तो नॉन फिक्शन का मतलब ये हुआ कि जो आप एल्बर्ट में प्रोज़ राइटिंग वाला सेक्शन देखते हैं तो उस हिसाब से आप समझें, जिसमें आप ऐसे की बात कर लेते हैं, जिसमें आप कहीं ना कहीं मेमोआ कर लेंगे। मेमोआ, यू अंडरस्टैंड, MEMOIR, उसको मेमोआ कहा जाता है, या बायोग्राफी हो गई। ठीक है, वही बायोग्राफिकल नॉवेल अगर होगा तो वो फिक्शन हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी हो गई, वही ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल होगा तो फिक्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं अंतर फिक्शन और नॉन फिक्शन का? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे विवेकानंद की। फर्मली ग्राउंडेड इन द इंडियन एथोस लाइक टैगोर। देता है, मतलब कह सकते हैं कि मिट्टी से जुड़े हुए लोग। तो विवेकानंद भी देश के इथॉस से जुड़े हुए थे और टैगोर तो थे ही। तो टैगोर की तरह, MK नायक का कहना है कि टैगोर की तरह विवेकानंद भी मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे। स्वामी विवेकानंद बॉर्न इन 1863, मालूम ही होगा आपको 12 जनवरी युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में। उस साल मकर संक्रांति 12 जनवरी को पड़ी थी, तो विवेकानंद संक्रांति के दिन पैदा हुए थे। स्पोक विद लेस चार्म एंड पोएट्री बट विद मोर विरिलिटी, मैस्कुलिनिटी, फोर्स जिसको कहते हैं। मतलब कोई बात विवेकानंद जब कहते हैं तो चार्म और पोएट्री कम है उनमें, तो क्या ज़्यादा है? सीरियसनेस। विद फोर्स ही सेज वट एवर ही इज सेइंग। 1902 में स्वर्गवास हुआ था इनका। बॉर्न नरेंद्र दत्त। विवेकानंद के बारे में इतनी चीज़ें तो मालूम रहती ही हैं ज़्यादातर लोगों को। बचपन का नाम इनका नरेंद्र दत्त था। रामकृष्ण परमहंस जी इनको प्यार से नरेन कहा करते थे, या माँ नरेन कहा करती थी। स्वामी विवेकानंद केम अंडर द स्पेल ऑफ द नोटेड मिस्टिक। उनके गुरुदेव के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो है मिस्टिक, रहस्यवादी। रामकृष्ण परमहंस एट द एज ऑफ 18, तो गुरुदेव से अपने कब मिले ये? जब 18 साल के थे। ब्लेस्ड, इनिशिएटेड एंड ट्रेन्ड बाय हिम। विवेकानंद, यहाँ ब्लेस्ड वर्ड दीक्षित होने को लेकर के होगा। शुरुआत में उनको जब गुरु माना, दीक्षा ली उनसे उन्होंने। ब्लेस्ड, इनिशिएटेड एंड ट्रेन्ड बाय हिम,
Vivekananda founded after his master's death the Ramakrishna Order of Monks in 1886. गुरुदेव के निधन के बाद 1886 में विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स की स्थापना की. His wanderings all over India during 1888 confirmed him in his sense of mission. तो 4 साल तक भारत भ्रमण किया इन्होंने 1888 से 92 तक, और जो देखा, जो मिजरी देखी अपने चारों तरफ, डिग्रेडेशन देखा, जो कितनी बुरी हालत है लोगों की, उनको समझ में आ गया कि उनको मिशन, एक बड़ा मिशन जो है पूरा करना है. In December 1892, he spent 3 days in meditation on a rock off the coast at Kanyakumari, most tip of India, the spot where the Vivekananda Memorial stands now. तो दिसंबर 1892 में पहुंच गए तमिलनाडु में कन्याकुमारी, जो सदर्न मोस्ट टिप है उसका, इसको इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है. वहाँ पर जो है उस किनारे जा कर के वो रुके थे और 3 दिन मेडिटेशन में बैठे थे एक रॉक पर. द स्पॉट वेयर द विवेकानंद मेमोरियल स्टैंड्स नाउ, वहाँ पर अब विवेकानंद मेमोरियल स्थापित है. तो ही इज सेड टू हैव हैड अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हियर, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, या जैसे महात्मा बुद्ध को जो है गया में उस पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था. He is said to have had a spiritual experience here, during which he was bidden to take India's message to the West and to work for the uplift of his motherland. और ऐसा हुआ कि उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उन्हें भारत का संदेश, इंडिया का मैसेज वेस्ट में पहुंचाना है और अपनी मातृभूमि के सम्मान को अपलिफ्ट करना है, ऊपर करना है. इसमें देखिए तमाम तरह की बातें आती हैं. लोग ऐसा भी तर्क दिया करते थे उन दिनों, चूँकि देश तो गुलाम था उस समय, तो लोग कहा करते थे इनके लिए कि यहाँ देश गुलाम है, उसको आज़ादी दिलवाने में संघर्ष नहीं करा रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं घूम करके. तो विवेकानंद का लॉजिक ये था कि अभी संघर्ष करके छुड़ा भी लिया तो क्या, जानना ये ज़रूरी है कि हम आखिर बंधन में आए ही क्यों, हम आखिर गुलाम बने ही क्यों, क्या कमी है, मेन प्रॉब्लम क्या है ना. जैसे सर दर्द हो रहा है आपका, आपने दवा खा ली दर्द की, दर्द कम हो गया, लेकिन मेन प्रॉब्लम क्या है. कहीं आपकी आंखों के साथ समस्या तो नहीं, कहीं आपको गैस तो नहीं बन रही, कहीं चोट तो नहीं लगी सर पर, क्यों दर्द कर रहा है. तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, तो वो रीज़न फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है. तो विवेकानंद ने यही काम किया था. सेलिंग फॉर द USA इन May 1893, he attended the Parliament of Religions at Chicago. विश्व धर्म सम्मेलन का नाम सुना ही होगा. उसे कहा गया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स एट शिकागो, USA में है. 1893 में वो पहुँचे थे वहाँ पर, उस धर्म सम्मेलन में, पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में पहुँचे थे. Here in Art Institute building on Monday, 11 September 1893, at the fag end of the day, and after repeated requests from the chairman, Vivekananda rose to make a brief extempore speech. तो वहाँ 11 सितंबर 1893 को जो है वहाँ पहुँचे थे आर्ट इंस्टीट्यूट बिल्डिंग में, और चेयरमैन के रिक्वेस्ट पर इन्होंने स्पीच दी थी. हालांकि इसके बारे में मैं नहीं समझता कि ये तथ्य कितना प्रमाणित है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें मिलती हैं कि मौका मिला था, नहीं मिला था, या सबसे बाद में मौका मिला था. यहाँ तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि एज इफ़
बहुत उनसे रिक्वेस्ट किया गया हो और वो मान नहीं रहे थे और बाद में माने। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। खैर, मेन मुद्दे पर आते हैं। वो ये है कि शुरुआत जो की थी उन्होंने वहाँ स्पीच की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बहुत फेमस फ्रेज़ बन गया उसके बाद से। कुछ लोग इन शब्दों का प्रयोग करके ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो जनरली होता है एक जो संबोधन अंग्रेजी कल्चर में है, वो है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेडीज़ एंड जेंटलमैन की जगह पर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का यूज़ किया गया। तो फ़र्क पड़ता है। किसी दोस्त को आप नाम से बुलाते हैं, उसी को आप भाई बोलते हैं, तो फ़र्क तो पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है। संबोधन, इट वॉज़ वेरी इम्पैक्टफुल फॉर दैट टाइम। In the words of Romarola, it was like a tongue of flame. ऐसा लगा जैसे आग निकल रही हो। मतलब it was having a fire, very positive one. Among the grey vestige of cold dissertation, it fired the souls of the listening throng. ये कोट किया है रोमारोला को M.K. नायक ने। Among the grey वेस्ट की सुनने वालों में एक आग सी लगा दी थी इसने। When he woke up next morning, the obscure Indian monk found himself a celebrity. अगले दिन जब जगे तो पता चला कि वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं। M.K. नायक की ये लाइन मुझे याद दिलाती है बायरन की। बायरन के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि One day I woke up and found myself famous. तो अगले दिन अखबारों में छा गए स्वामी विवेकानंद और he became a celebrity. For the next 3 years, this Hindu hurricane, as the Americans described him, देखिए शब्द देखिए और यूज़ करिए इसको एग्ज़ाम में। हिंदू हरिकेन कहा करते थे अमेरिकन्स इनको। 3 साल तक वहाँ पर overran practically the entire United States, पूरी तरह से भागा दौड़ किए पूरे अमेरिका में जगह जगह पर आए गए, पहुँचाने। later lectured in England also before returning to India in 1897. उसके बाद अमेरिका के बाद इंग्लैंड भी गए, वहाँ पर भी लेक्चर दिया और 1897 में आ गए वापस भारत में। After another whirlwind tour from Colombo in the south to Almora in the north, he established in 1898 the well-known Ramakrishna Mutt at Belur, where he died in 1902. फिर साउथ में कहाँ तक पहुँचे? कोलंबो तक। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी। फिर नॉर्थ में अल्मोड़ा तक गए थे। Established 1898 में उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना की। कहाँ पर? बेलूर में। जगह का नाम है बेलूर, पश्चिम बंगाल में है। Where he died in 1902. 1902 में वहाँ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। He died in 1902. तो ये तो थोड़ी इन्फो रही उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। अब आगे हम देखेंगे उनके वर्क के बारे में। उनकी पर्सनालिटी भी अनफोल्ड होती रहेगी। विवेकानंद वॉज अ मैन विद अ टू फोल्ड मिशन। जैसे 2 स्तर का मिशन हो इनका। ही विश टू ब्रिंग होम टू द वेस्ट द ट्रू नेचर ऑफ हिंदुइज्म। क्या चाहते थे? ही विश टू ब्रिंग होम टू द वेस्ट द ट्रू नेचर ऑफ हिंदुइज्म। क्या बोलते थे? आई हैव अ मैसेज टू द वेस्ट एज बुद्धा हैड मैसेज टू द ईस्ट। क्या बात है।
Unknowingly, he compared himself with Buddha, Gautam Buddha. So, वो चाहते थे कि वेस्ट को हिंदुइज्म के ट्रू नेचर से परिचित कराया जाए। वेस्ट को ही क्यों, बल्कि यहाँ हिंदुस्तान के लोग भी जो भूल चुके थे अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी, उसे भी याद दिलाया विवेकानंद ने। तो वेस्ट के लिए मैसेज है जैसे जो मैसेज बुद्ध के पास ईस्ट के लिए था, जैसा मैसेज बुद्ध ने जो है ईस्ट के लोगों को दिया, ऐसा ही कुछ मैसेज मैं वेस्ट के लोगों को देना चाहता हूँ। एंड ही एस्पायर टू वर्क फॉर द अपलिफ्ट ऑफ इंडिया, भारत के उत्थान के लिए काम करने का भी मन था। तो दो बात हो गई ना, एक तो हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट ठीक ठाक पहुँचाना वेस्ट में, दूसरा इंडिया को भी ऊपर पहुँचाना। हिज कंप्लीट वर्क्स मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द स्पोकन वर्ड। ठीक है, ये देखिए यही है नॉन फिक्शन। तो वॉल्यूम 1 to 8 यानी 8 वॉल्यूम में है, कंप्लीट वर्क्स के नाम से 1907 से 1951 के बीच में लिखा गया था। मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द स्पोकन वर्ड, ज़्यादातर अपनी उनकी कही गई बातें ही हैं उसमें। सिलेक्शंस फ्रॉम स्वामी विवेकानंद इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव एंथोलॉजी, जिसको एक कह सकते हैं कि प्रतिनिधि संकलन कहा जाता है उसको। मतलब अगर आप इसको पूरा देख लेंगे, पढ़ लेंगे, तो आपको विवेकानंद की पूरी पर्सनालिटी एज राइटर या एज ओरेटर conceptual unity of all religions and the need to eschew sectarianism and fanaticism and looks forward to the day, हर नेगेटिविटी को दूर करते हुए क्या उनका मानना था, ज़रूरी है एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजन्स को धर्म को एक साथ आना होगा, यूनाइटेड होना होगा, और जो सेक्टेरियनिज्म है या फैनेटिसिज्म है, फैनेटिक और सेक्टेरियन लोगों को उनकी सोच को ख़त्म करना होगा, जो विभाजन की बात करते हैं, जो कट्टरता की बात करते हैं। एंड लुक्स फॉरवर्ड टू द डे, और क्या सोचा करते थे वो, देखिए कोट किया गया है उनको, ग्रेट मैन शैल अराइज एंड कास्ट ऑफ दीज किंडर गार्डन्स ऑफ रिलीजन। क्या बात है, किंडर गार्डन्स यानी बहुत छोटी स्थिति में जो हमने तुच्छ बना रखा है। यहाँ पर किंडर गार्डन को नेगेटिव मत लें, ऐसा समझिए तुच्छ का मतलब बहुत ख़राब स्थिति में हमने पहुँचा दिया है, उसे बहुत छोटा समझ रखा है हमने रिलीजन को। रिलीजन उतनी छोटी चीज़ नहीं है। तो कह रहा है कि ऐसा भी समय आएगा जब इंसान महान बनेगा और इन छोटे रिलीजन्स को, यानी छोटे रिलीजन का मतलब जो छोटा हमने बना रखा है, रिलीजन छोटा नहीं है, जो हमने उसको संकीर्ण बना रखा है, उस दायरे से हम बाहर निकलेंगे। मेक विविड एंड पावरफुल द ट्रू रिलीजन, द वर्शिप ऑफ द स्पिरिट बाय द स्पिरिट, और अपने ट्रू रिलीजन की स्थापना हम कर पाएंगे, ऐसा दिन भी आएगा। ऐसा एस्पायर करते थे विवेकानंद। उनके हिसाब से ट्रू रिलीजन क्या था, ट्रू रिलीजन में उनके हिसाब से क्या चीज़ थी, द वर्शिप ऑफ द स्पिरिट बाय द स्पिरिट। बहुत अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है यहाँ चौराहे पर विवेकानंद की मूर्ति के नीचे, मैं उस देवता की पूजा करता हूँ जिसे अनजान लोग मनुष्य कहते हैं। तो स्पिरिट बाय स्पिरिट, जब इंसान इंसान की पूजा करने लगेगा, जब इंसान इंसान का सम्मान करने लगेगा, वो होगा ट्रू रिलीजन। ही फाइंड्स दिस यूनिवर्सल फेथ इन अद्वैत वेदांत। ये कहाँ से आया, उनकी जो मेन फिलॉसफी थी वो अद्वैत वेदांत की थी। अद्वैत क्या होता है, जो दोनों होने में विश्वास न करे। अद्वैत यानी नॉन ड्युअलिज्म। एक कॉन्सेप्ट होता है द्वैत का, द्वैतवाद। द्वैतवाद कहता है देयर इज अ सोल, देयर इज ओवर सोल और सुपर सोल, आत्मा और परमात्मा।
द्वैतवाद ये कहता है कि आत्मा परमात्मा का अंश है और आत्मा की हमेशा कोशिश रहती है परमात्मा से मिलने की। फ्रैक्शन हमेशा होल की तरफ बढ़ता है, द्वैतवाद ये कहता है। अद्वैतवाद आत्मा परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं करता, वो कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है। जो कॉन्सेप्ट है अहम ब्रह्मास्मि वाला, मैं ही ब्रह्म हूँ, तो जब मैं ही ब्रह्म हूँ तो मेरी पूजा हो, मेरा सम्मान हो। अब मेरा का मतलब वो ईगो वाला मेरा नहीं, मतलब हर इंसान का सम्मान हो, हर इंसान का सम्मान दूसरा इंसान करे। अद्वैत वेदांत तो उनकी जो फिलॉसफी है विवेकानंद की, वो अद्वैत वेदांत से निकल करके आई है, विच फॉर हिम इज़ द मोस्ट साइंटिफिक रिलीजन। उनके हिसाब से ये सबसे ज़्यादा साइंटिफिक रिलीजन है। अद्वैत वेदांत का जो कॉन्सेप्ट है, द फेयरेस्ट फ्लावर ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन, सबसे खूबसूरत फूल दर्शन का भी और धर्म का भी in the world. He also elucidates the principles of, देखिए ध्यान से, क्या पढ़िएगा इसको, ज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको लेकर के कि जो है, जो हम ज्ञान लिखते हैं हिंदी वाला, उसको क्या एग्जैक्टली पढ़ा जाता है, ज्ञान पढ़ा जाता है, ज्ञ पढ़ा जाता है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन उसका ज्ञ ही है, क्योंकि वो ज और य से मिलकर के बना हुआ है। तो जब ज और य से मिलकर के बना हुआ है तो ऑब्वियस है कि उसकी इंग्लिश होती है JN, ठीक है, या JNA, ये होता है ज्ञ। जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो होना चाहिए ज्ञान, लेकिन फिर भी जान लें, ये ज्ञ ज़्यादातर जगहों पर आप देखेंगे जनरली लिखा होता है, कहीं GN लिखा होता है तो कहीं GYAN लिखा होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली हैं, ये ज्ञान नहीं है। तो किन प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, अद्वैत वेदांत की तो बात कर ली उन्होंने, स्पिरिट की वर्शिप स्पिरिट करे इसकी बात तो कर ली। प्रिंसिपल्स ऑफ ज्ञान कर्म भक्ति राजयोग, ठीक है, इन चीज़ों पर भी उनका फोकस है, ज्ञान कर्म भक्ति और राजयोग। बोल्ड एज हिज मैसेज टू द वेस्ट इज दैट टू हिज ओन कंट्रीमैन इज बोल्डर स्टिल। देखिए वही बात है, जो वेस्ट के लिए मैसेज वो दे रहे हैं उसको और ज़्यादा बोल्डर वे में वो अपने देश के लोगों को भी दे रहे हैं। द बर्डन ऑफ हिज लेक्चर्स इन इंडिया इज द करेंट डिग्रेडेशन ऑफ द कंट्री and its causes and cure. The burden of his lectures in India is the current degradation of the country and its causes and cure. The principal causes according to him, कह रहा है कि ज़्यादातर जो उनके लेक्चर हैं इंडिया को लेकर के, वो इंडिया में जो डिग्रेडेशन है, उसकी ख़राब हालत है, उसके कारण क्या है, उसका उपाय क्या है, इन बातों पर उनका ज़्यादा फोकस था। The principal causes, according to him, are the fossilization of its thought processes. क्या बात है, कितनी खूबसूरत इंग्लिश है। क्या कह रहे हैं, जो मुख्य कारण है हमारे डिग्रेडेशन का, 19th सेंचुरी का एक मॉन्क कह रहा है। और देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी तरह से आपको एप्लीकेबल नज़र आएंगी 21st सेंचुरी में भी। The principal causes according to him are the fossilization of its thought processes. थॉट प्रोसेस का ही फॉसिलाइजेशन हो गया है, जैसे सोचने विचारने की जो क्षमता है उसको हमने दफन कर दिया है, कहीं बहुत नीचे चला गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंडियाज मेडिवल इंसुलैरिटी, जो आप जानते हैं कि वर्ल्ड की मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लीजिए, मेडिवल हिस्ट्री हमेशा ख़राब रही है। तो जो मेडिवल पीरियड में जिस तरह से डिग्रेडेशन हुआ इंडिया का, उसके पीछे थॉट प्रोसेस का दफन हो जाना, उसका फॉसिलाइजेशन, और सुपरस्टिशन एंड ऑब्सक्योरेंटिज्म, और क्या है यहाँ पर अंधविश्वास ज़्यादा है,
ऑब्सक्योरेंटिज्म ज़्यादा है, बेकार की चीज़ों को लेकर के उस पर ज़्यादा फोकस है। आवर रिलीजन इज़ इन द किचन, आवर गॉड इज़ इन द कुकिंग पॉट, एंड आवर रिलीजन इज़ डोंट टच मी, आई एम होली। सी, this is how he describes the degradation of the people's thinking, people's thought processes. क्या कह रहे हैं कि हमारा जो रिलीजन के नाम पर हमने रिलीजन को किचन तक सीमित कर दिया है। और रिलीजन इज इन द किचन, आवर गॉड इज इन द कुकिंग पॉट। क्यों? किचन में हमारी सारी साफ सफाई तो खैर किचन में होनी ही चाहिए हाइजीन मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो उसको भगवान से जोड़ा जाता है, जिस तरह से एक सुपरस्टिशन बना करके चीज़ों को कह रहा है कि हमारा रिलीजन किचन में है, गॉड इज़ इन द कुकिंग पॉट एंड आवर रिलीजन इज़, और वो रिलीजन कैसा है किचन वाला रिलीजन? डोंट टच मी, आई एम होली, छुओ मत मुझे, मैं पवित्र हूँ। मतलब मैं पवित्र हूँ, तुम अपवित्र हो। इसमें मुझे याद आती है शंकराचार्य की। शंकराचार्य एक बार स्नान करके जा रहे थे, रास्ते में कोई चांडाल दिखा उनको, दूर से ही उसे दूर हटने को बोले। उसने प्रश्न कर दिया शंकराचार्य से, और उसके प्रश्न का जो एसेंस था वो यही था कि ये बताइए, आपके भीतर भी वही ईश्वर है, मेरे भीतर भी वही ईश्वर है, तो आप और मैं अलग कैसे हो गए? किस आधार पर आप मुझे रास्ते से हटने को कह रहे हैं कि मैं आपसे टच ना हो जाऊं? शंकराचार्य एकदम चुप रह गए, कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या जवाब दें, और समझ में आ गया कि ऐसा करके वो गलती कर रहे थे। तो द डिवैल्यूएशन इन द स्टेटस ऑफ वुमन, देखिए ये सब कुछ कारण बता रहे हैं वो भारतीय समाज के नीचे जाने की, पतन का कारण विवेकानंद के हिसाब से। द डिवैल्यूएशन इन द स्टेटस ऑफ वुमन का जो स्टेटस है, जो औरतों की प्रतिष्ठा है समाज में, वो कम होती गई समय के साथ। मेडिएवल टाइम में तो ख़राब स्थिति ज़्यादा हो गई थी। हमारा ही देश है जहाँ पर गार्गी अपाला जैसी महान विदुषियाँ हुई हैं, जिनको वो संस्कार, वो पहचान मिली, वो ज्ञान मिला, उसका अवसर मिला, उसके प्रदर्शन का अवसर मिला। और हमारा ही देश है कि जो मेडिएवल पीरियड में आते आते औरतों के साथ तमाम अत्याचार हुए, जो कि आज तक जारी हैं। उसके अलावा सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ जो हैं, उन कुरीतियों ने जन्म ले लिया। देखिए जौहर प्रथा जो हुआ करती थी, जो सामूहिक जो है स्त्रियां आत्मदाह किया करती थीं, तो उसमें भी अगर आप बात करेंगे तो क्या लगता है कि शौक़ से सारी करती रही होंगी? कुछ तो ज़रूर करती रही होंगी शौक़ से, पूरे गर्व के साथ, और कुछ अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग कर लिया करती रही होंगी। उसके बाद वो चीज़ें जो कभी इच्छित हुआ करती थी, जो इच्छा से गवर्न होने वाली चीज़ें हुआ करती थी, समय के साथ उसको ऐसा रूप दे दिया गया कि अगर कोई न भी चाहे तो भी उसे ज़बरदस्ती उठाकर आग में फेंक दिया जाता था। ये थी सती प्रथा। वैसे आज के समय में बहुत तरह का जो है उत्पीड़न हो रहा है, जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। सती प्रथा को तो खूब बोल लेते हैं उसके बारे में, लेकिन अपने वर्तमान समय की चीज़ों पर हम उतनी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। देख ही रहे हैं देश में क्या स्थिति चल रही है। अगर समाज ऐसा होगा तो उसका उत्थान कहाँ से संभव है? ये विवेकानंद कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं? द डिवैल्यूएशन इन द स्टेटस ऑफ वुमन, बैड एजुकेशन, शिक्षा, खराब शिक्षा, एंड द क्रिपलिंग डिफिडेंस ऑफ द मॉडर्न हिंदू, और किस तरह से एक मॉडर्न हिंदू के नाम पर कितनी संकीर्ण मानसिकता जो डेवलप हुई है। ये सब चीज़ें प्रमुख कारण हैं हमारे पतन के, हमारे डेग्रेडेशन के, ऐसा कहना है स्वामी विवेकानंद का।
विवेकानंद एडवोकेट्स अ क्लियर कट प्रोग्राम ऑफ रिफॉर्म, बताते हैं कि रिफॉर्म का तरीका क्या है। इंडिया मस्ट रीडिस्कवर हर ट्रू रिलीजन, देखिए ये आप इसको यूज़ कोट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में कहा गया है तो इंडिया मस्ट डिस्कवर हर ट्रू रिलीजन, भारत को अपना ट्रू रिलीजन रीडिस्कवर करना होगा। हर तो समझते हैं कंट्री को फैमिली जेंडर माना जाता है, तो उसके लिए हर का यूज़ किया जाता है। अद्वैत इन इट्स प्रिस्टाइन प्योरिटी, तो ट्रू रिलीजन कैसे, अद्वैत को बाकायदे बहुत एकदम ताजगी शुद्धता के साथ अद्वैत को इम्प्लीमेंट करना होगा, अद्वैतवाद को। तो अद्वैतवाद का मतलब यहाँ पर वही है कि हमें समझना होगा कि हम और तुम में कोई अंतर नहीं है, हर इंसान बराबर है। शी मस्ट स्टीयर क्लियर ऑफ बोथ द स्किला ऑफ ओल्ड सुपरस्टिशंस एंड मीनिंगलेस टैबूज ऑफ ऑर्थोडॉक्सी एंड दी कैरिब्रिस ऑफ मॉडर्न यूरोपियन मैटेरियलिज्म। देखिए ये दो टर्म जो है ना, ये दो कैरेक्टर का नाम है, तो अभी उस पर फोकस न करते हुए हम मेन चीज़ पर आते हैं कि जो ओल्ड सुपरस्टिशंस है उसको ख़त्म करना है। मीनिंगलेस टैबूज़ जो हैं, बहुत सारे चीज़ें टैबू के रूप में अभी भी हमारे देश में है। टैबू वही होता है जो किसी चीज़ पर बात करना हमारे लिए जैसे शर्म की बात समझी जाती हो, या उस पर ज़्यादा बातें बहस करना अलाउड ना हो पब्लिक प्लेस में। तो मैटेरियलिज़म, जो मॉडर्न यूरोपियन मैटेरियलिज़म का जो असर हुआ करता था या अभी भी तो है ही, इन चीज़ें मुक्ति पानी होगी। मैटेरियलिज़म के नाम पर कंज्यूमरिज्म जो फैल रहा है, जो हर रोज़ कुछ नया पाने की जो एक चाहत डेवलप कर रही हैं कंपनियां, मार्केट जिस तरह से बाज़ार फैला रहे हैं, तमाम कंपनियां बाज़ार फैला रही हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा उपभोक्तावादी संस्कृति को लोग फॉलो करना शुरू कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से बचाना होगा ख़ुद को और अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करने की कोशिश करनी होगी। शेडिंग ऑल दियर डिफिडेंस, इंडियंस मस्ट स्टैंड फॉर स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रिलायंट। हर तरह की खराबियों से अपने आप को बचाते हुए मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। और क्या करना होगा? सेल्फ रिलायंट होना होगा। इट रिमाइंड्स मी ऑफ राल्फ वॉल्डो इमर्सन, जिनका वो फेमस एसे है सेल्फ रिलायंस। वॉट वी वॉन्ट इज़ मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। देखिए यहाँ भाषा भी वही एमर्सन जैसे ही दिख रही है मुझे। कह रहा है कि क्या हम चाहते हैं। अच्छा, इमर्सन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे भारतीय वेद और उपनिषदों से। वॉट वी वॉन्ट इज़ मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। आयरन हम का मसल होना चाहिए हमारा, और नर्व जो है स्टील की होनी चाहिए। बिहोल्ड एंड फियर नॉट, देखो डरो मत। वी हैव टू बिकम अवीह, यानी फियरलेस। हमको निर्भय बनना होगा। We must work, this is the time, for life is short। और ये इसके लिए हमें काम शुरू कर देना होगा। ज़िंदगी बहुत बड़ी नहीं है। Indulging merely in carping criticism is a negative attitude। बिल्कुल सही बात है। केवल नेगेटिव क्रिटिसिज्म में खुद को इन्वॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, दूसरों की कमियां गिनाने से कुछ नहीं होगा। सुधार खुद में लाने की ज़रूरत है और अपने विचार को और ज़्यादा ब्रॉडर करने की ज़रूरत है, पर्सनालिटी को और ज़्यादा ब्रॉडर बनाने की ज़रूरत है। द टाइम हैज़ कम फॉर द रीबिल्डिंग, द रिकन्स्ट्रक्टिंग, द हाउस हैज़ बीन क्लींस्ड, लेट इट बी इनहैबिटेड एन्यू। क्या बात है, समय आ चुका है रीबिल्डिंग का, रिकन्स्ट्रक्टिंग का। घर साफ हो चुका है, अब उसको फिर से रहने लायक बना देना है। द रोड हैज़ बीन क्लियर्ड, रास्ता क्लियर हो चुका है। मार्च अहेड चिल्ड्रन ऑफ द आर्यास। क्या बात है ना? ये है ओरेटरी का करिश्मा। हे आर्य पुत्रों, हे आर्यों, रास्ता खुल चुका है, आगे बढ़ो। द नेम हिंदू इज नाउ अ टर्म ऑफ ओप्रोब्रियम। ओप्रोब्रियम का मतलब क्या होता है? जो बहुत नेगेटिव वे में डिसअप्रूवल के लिए यूज़ किया जाता हो।
कह रहा है कि हिंदू शब्द काफ़ी नेगेटिव कॉनोटेशन वाला हो चुका है, जबकि होना क्या चाहिए, वी मस्ट मेक इट द हाईएस्ट वर्ड दैट एनी लैंग्वेज कैन इन्वेंट। इसको हमें हाईएस्ट वर्ड बनाना होगा, इतना हाईएस्ट कि उतनी ऊंचाई तक कोई और भाषा ऐसा शब्द न ढूंढ पाए। देखिए बात वही है, शब्द तो शब्दों में मीनिंग हम भरते हैं, शब्दों में मीनिंग हम भरते हैं, शब्द तो अपने आप में निष्क्रिय हैं, हम उनको कॉन्टेक्स्ट दे करके उनमें मीनिंग डाल देते हैं। द नेम हिंदू इज नाउ अ टर्म ऑफ opprobrium. We must make it the highest word that any language can invent. Our women, now weak, passive and dormant, must be given their rightful place in society. औरतें जो हमारी कमज़ोर हैं, निष्क्रिय हैं, ख़राब स्थिति में हैं, उन्हें उनका राइटफुल प्लेस मिलना चाहिए सोसाइटी में। एंड आर प्रेजेंट डे एजुकेशन विच इज़ इंटायरली सोललेस मस्ट बी मेड अ मैन मेकिंग लाइफ बिल्डिंग एजुकेशन। और जो शिक्षा पद्धति है हमारी, जो हमें सोललेस बना रही है या है, अब वो इंसान बनानी चाहिए, लाइफ बिल्डिंग एजुकेशन मिलना चाहिए। देखिए ये बातें 19वीं सेंचुरी में कही गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें एप्लीकेबल हैं। पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूँगा, शिक्षा पद्धति में बहुत सुधार आया, चीज़ें बहुत बदली हैं, औरतों की स्थिति में काफ़ी सुधार आया हुआ है, हाँ, लेकिन अभी भी बहुत औरतें हैं जो सफ़र कर रही हैं। तो उसके पीछे सोसाइटी तो कारण है ही, इंडिविजुअल रीज़न भी है, और it must be on natural lines and through national methods as far as practical. और ये सब देश के स्तर पर होना चाहिए और प्रैक्टिकल वे में इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। रिसर्जेंट इंडिया हैज़ अ ग्रेट मिशन, वंस मोर द वर्ल्ड मस्ट बी कॉन्कर्ड बाय इंडिया। देश विश्व गुरु बनाया था, भारत को विश्व गुरु का सम्मान दिलाया था विवेकानंद ने। कह रहे हैं कि फिर से विश्व विजेता बनना होगा, दिस इज़ द ड्रीम ऑफ माई लाइफ, ही डिक्लेयर्ड। तो यहाँ विश्व विजेता बनने का मतलब दूसरे देशों पर आक्रमण करके उनको जीतने से नहीं है, विचारों से, पर्सनालिटी से। ये उनका सपना था। इन मोर देन वन लेक्चर ही टेल्स हिज कंट्रीमैन, arise, awake and stop not till the goal is reached. बहुत फेमस है ना, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए, यूज़ करते थे ये। Most of Vivekananda's speeches were delivered extempore and not a little of their appeal was derived from his dominant personality, which exuded a sense of both tranquility and power. His principal assets were his large glowing eyes, the spontaneity and sincerity of his utterance, his low earnest delivery which made his words singularly impressive, and his voice rich as a bronze bell, and grave without violent contrast but with deep vibrations that filled both hall and hearts. देखिए क्या खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है, सिंपल सी बात है। जिनके वर्ड्स, जिनके बारे में पढ़ करके, अबाउट द पर्सन, आप अबाउट द वर्ड्स ऑफ द पर्सन पढ़ करके आपके अंदर एक रोमांच अगर आ जाए, वो इंसान जब खुद बोलता होगा, उसकी जो पर्सनालिटी थी, जिस तरह से लार्ज ग्लोइंग आइज़, स्पॉन्टेनिटी थी अटरेंस में, धीरे कैसे बोलना है, कैसे डिलीवरी करनी है जो है वर्ड्स की, इट वॉज़ वेरी मच अपीलिंग टू द ऑडियंस। Vivekananda's thought can hardly be said to be strikingly original, its sources being clearly in the Hindu religious and philosophical tradition. देखिए यहाँ पर ये निकल करके आया क्रिटिसिज्म का मतलब केवल नेगेटिव मत समझा करिए, क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना होती है, आलोचना नहीं, दोनों स्तर पर हो जाता है, और एक कहीं ना कहीं रिमार्क भी निकल करके आता है। तो ऐसा नहीं है विवेकानंद जो बातें कहते हैं वो सब ओरिजिनल उनकी बातें हैं, वो बातें हिंदू के रिलीजियस टेक्स्ट में, फिलोसफिकल ट्रेडिशन में शुरू से रही हैं, उसको एक प्रभावशाली तरीके से इम्प्लीमेंट कराने और प्रस्तुत करने का काम विवेकानंद ने किया। ही ऑल्सो क्लेम्ड दैट इन ऑल हिज बुक ही वॉज इंस्पायर्ड बाई हिज मास्टर। देखिए, और ये भी क्लियरली उन्होंने कहा भी था कि जो कुछ भी वो बोलते हैं वो उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस
के ही शब्द हैं, उनकी ही बातें हैं, उन्हीं से के इंस्पिरेशन से वो चीज़ें आई हैं. बट एज इन द केस ऑफ टैगोर, द रीडर गेट्स एन अनमिस्टेकेबल इम्प्रेशन दैट द ट्रेडिशनल मैसेज इज बीइंग रीडिस्कवर्ड बाय वन हु हैज़ एक्चुअली लिव्ड हिज लाइफ इन इट्स एफल्जेंस. कह रहा है कि टैगोर के केस में रीडर को ऐसा मिलता है, एक अनमिस्टेकेबल इम्प्रेशन मिलता है कि जो ट्रेडिशनल मैसेज है वो रीडिस्कवर किया जा रहा है उस इंसान के द्वारा जो उस तरह से उसको जीने की उसने कोशिश की हो. Vivekananda's scholarship is sound, his argument generally logical and precise, and his style athletic and forceful. Athletic, देख रहे हैं, देखिए ये अच्छे अच्छे शब्द निकल करके आ रहे हैं. विवेकानंद का डिस्क्रिप्शन, उनकी जो स्कॉलरशिप है वो साउंड है, यानी बहुत अच्छी है. आर्ग्यूमेंट लॉजिकल है, प्रिसाइज भी हैं. स्टाइल एथलेटिक है और फोर्सफुल है. दैट्स वाई वो वर्ड यूज़ हुआ था शुरू में ना, विरिलिटी, VIRILITY. Though it has a striking rhetorical power, it carries no trace of any straining after effect. तो कह रहा है कि स्ट्राइकिंग रिटोरिकल पावर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जो है जैसे कविता एक भाव छोड़ देती है दिमाग में, आप वाह वाह करते हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको. माई आइडियल ऑफ लैंग्वेज, ही वंस सेड, इज़ माई मास्टर्स लैंग्वेज, मोस्ट कोलोक्वियल एंड येट मोस्ट एक्सप्रेसिव. देखिए यहाँ पर अपनी भाषा का आदर्श वो बता रहे हैं कि उनके लिए आदर्श भाषा क्या है, उनके गुरुदेव की भाषा जो एकदम कोलोक्वियल थी और एक्सप्रेसिव भी थी, यानी बोल चाल की भाषा में जब आप अपनी पूरी बात रख दे रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. Like all great religious teachers, he makes apt use of story and parable, and a noteworthy feature is his use of analogies drawn from science. क्या बात है, ये है खूबसूरती, and that I love in विवेकानंद. स्टोरी और पैराबल का खूब यूज़ करते हैं अपनी बात को रखने के लिए, साथ ही साथ में वो एनॉलजी, साइंस एनॉलजी लेते हैं, मतलब जैसे किसी चीज़ को समझाने के लिए, जैसे कल मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाने के लिए एक एनॉलजी ली थी साइंस की. उन्होंने कहा कि गुब्बारे को जब एक बार फुला दिया जाता है तो उसके बाद अगर उसकी हवा निकाल भी दी जाए तो गुब्बारा ऐसा हो जाता है कि कोई छोटा बच्चा भी आराम से उसको फुला लेता है. वो ह्यूमन बॉडी के बारे में बात कर रहे थे कि अगर कोई मोटा हो जाए तो कैसे वो अगर एक दो बार मेहनत करके पतला हो भी जाएगा, एक बार शरीर में स्ट्रेच आ गया, शरीर फैल गई, तो फिर वापस आप उसको ओरिजिनल शेप में नहीं ला पाएंगे. इसलिए शरीर को फैल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पहले फैला दें और उसके बाद कहें कि हम इसको मैनेज कर लेंगे. ये है एनॉलजी, ठीक है. तो स्टोरी पैराबल का तो यूज़ करते ही हैं, साइंस के एनॉलजी भी का यूज़ करते हैं विवेकानंद. As when he compares the struggle of the individual soul to attain union with the divine with that of a bubble of air in a glass of water to join the mass of air outside. जैसे उदाहरण दिया है कि कैसे सोल ओवर सोल को पाने के लिए उसमें किस तरह से एक बेचैनी होती है या किस तरह से वो पाना चाहती है, उस हवा के बारे में बता रहे हैं. जैसे कहीं भी कोई हवा कैद है तो कैसे वो बाहर निकलना चाहती है, वो हवा हमेशा बाहर की हवा से मिलने के लिए. जैसे गुब्बारे का ही अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, गुब्बारे में आपने हवा भर दी तो आप जैसे ही गुब्बारा खोलते हैं तो वो हवा क्यों बाहर निकल जाती है, वो थोड़ी हवा बाकी हवा से मिल जाना चाहती है. Force of Vivekananda's words comes through after 3/4 of a century after his death, shows that his speeches continue to pulsate with life. Though much water has flowed down the Ganga since that day in July 1902 when his mortal remains were consigned to the flames at Belur Math, perhaps the most effective interpreter of Indian thought of the world. देखिए ये एक अच्छा खूबसूरत शब्द मिला. हालांकि ये जो 1902 के बाद की बात हो रही है, इसका मतलब ये देखिए यहाँ पर वो आप हिस्टोरिकली आप अभी पढ़ रहे 2020 में, तो 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है. तो ये शब्द यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है. यहाँ जो मेन चीज़ आपको समझनी है वो इफेक्टिव इंटरप्रेटर, द मोस्ट इफेक्टिव इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन थॉट ऑफ द वर्ल्ड. विवेकानंद इज़ अ प्रॉफिट विद एन, प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो है
M.K. नायक ने विवेकानंद के लिए, विवेकानंद इज अ प्रॉफिट विद एन इम्पेरिशेबल मैसेज टू हिज ओन कंट्रीमैन। ऐसा प्रॉफिट जो कि अपने देशवासियों के लिए इम्पेरिशेबल मैसेज उसके पास है। तो ये रही बात विवेकानंद की। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन ऑन विवेकानंद। ठीक है, धन्यवाद।